जर्मनी पूर्व दिशा में 80,000 नाटो सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी के नए चांसलर ने यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाने का संकल्प लिया। क्लिनिक मैन ने कहा कि महाद्वीप को रूस के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए। फ्रांस ने चेतावनी दी है कि यूरोपीय धरती अब अपने आप सुरक्षित नहीं है और पोलैंड के शीर्ष जनरल का कहना है कि यूरोप युद्ध पूर्व युग में है। उनका मतलब है युद्ध। यह घटना उस समय हुई जब बोल्शेविक और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण रेलिंग को उड़ा दिया गया, जिसे पोलैंड के अधिकारियों ने अभूतपूर्व तोड़फोड़ की घटना बताया। क्योंकि जमीन पर कहीं ज्यादा खतरनाक छाया युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। ये नवंबर 2025 है। वार्सो और लुब्लिन के बीच चलती ट्रेन धीमी हो गई क्योंकि ड्राइवर ने आगे कुछ अजीब देखा। इंजीनियरों ने पटरियों पर ऐसे विस्फोटक पाए जिन्हें ट्रेन पटरी से उतारने के लिए रखा गया था और थोड़ी दूर आगे उन्होंने एक और हिस्सा पाया जहां पटरियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये सिर्फ एक और मार्ग नहीं था, ये यूक्रेन जाने वाली डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य संपर्क था। पोलैंड की सुरक्षा एजेंसी के अनुसार यह प्रतीकात्मक कार्य नहीं था, ये एक संगठित तोड़फोड़ की कोशिश थी जो सीधे रूसी खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी। पोलैंड के लिए यह इस बात का सबूत बन गया कि रूस हाइब्रिड ऑपरेशनों को खतरनाक शारीरिक स्तर तक बढ़ाने के लिए तैयार है। रूस युद्ध में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, यूक्रेन इसका बड़ा सबूत है। लेकिन छाया युद्ध में रूस की रणनीतियां भले ही बुरी हों, फिर भी किसी जीनियस से कम नहीं। यूरो पार्टी जानता है ये क्या है। वे नहीं चाहते कि मीडिया इन चालों को उजागर करे, लेकिन भले ही वे वीडियो को छुपाएं, आप जरूर करें। इसे ऊपर लाने का तरीका है कि आप लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद। 2024 में खुफिया एजेंसियों ने रूसी साजिश का खुलासा किया, जिसमें राइन मेटल के सीईओ आर्मिन पेपरगे, जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हैं, की हत्या की योजना थी। ये योजना इतनी गंभीर और विश्वसनीय थी कि जर्मनी को पेपरगे को वही सुरक्षा देनी पड़ी जो आमतौर पर चांसलर को मिलती है। बाद में नेटो ने बताया कि रूस ने यूरोप में रक्षा नेताओं के खिलाफ ऐसी ही योजनाएं बनाई थीं। जर्मनी ने महसूस किया कि रूस सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए जरूरी लोगों को भी हटाने की कोशिश कर रहा था। रूस जानता है कि असली नुकसान रॉकेट से नहीं बल्कि देश की आत्मा पर वार करके होता है। कभी कभी इसका मतलब होता है बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और कभी कभी इसका मतलब होता है किसी देश की एकता को तोड़ना, जैसा कि 2023 में हुआ था। अक्टूबर 2023 में पेरिस में अजीब ग्रेफिटी दिखने लगी, द स्टार्स ऑफ डेविड। ये वही चिन्ह थे जो नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदी घरों को चिन्हित करने को इस्तेमाल किए। शुरुआत में यह यहूदी विरोधी लहर लगी, लेकिन जब फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने गहराई से जांच की तो कुछ और भी परेशान करने वाला सामने आया। इसके लिए जिम्मेदार लोग फ्रांसीसी नहीं बल्कि मोल्दोवा के नागरिक थे जो रूसी नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे। इसका उद्देश्य नस्लवाद नहीं बल्कि फ्रांस में गुस्सा, डर और राजनीतिक विभाजन भड़काने के लिए उकसाना था, और एक ऐसे देश के लिए जो अपनी सामाजिक एकता को गंभीरता से लेता है। यह एक साफ चेतावनी थी कि कोई अंदर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस को अस्पतालों, सरकारी वेबसाइटों और रक्षा कंपनियों पर बढ़ते साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। जर्मनी पर साइबर हमले मुख्यतः औद्योगिक और आर्थिक नुकसान पर केंद्रित थे। फ्रांस पर हुए हमले जनता के विश्वास को निशाना बनाने के लिए थे, ताकि आम लोगों को ऐसा लगे कि उनका देश सुरक्षित या अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है। संदेश स्पष्ट था, रूस फ्रांस को अस्थिर करने के लिए संगठित अभियान चला रहा था। सवाल रूस और नाटो के बीच युद्ध का नहीं बल्कि वैश्विक उल्टी गिनती के शून्य पर पहुंचने का है। रूस की छाया रणनीतियों ने यूरोप को पंगु बना दिया। उसका दबदबा पूरी तरह से महसूस हो रहा था, कम से कम तब तक जब तक नाटो की योजनाएं सुर्खियों में नहीं आने लगी। योजना डी डे, जहां लगभग पूरा यूरोप संघर्ष के लिए तैयार दिखता है, वही 3 देश सबसे अलग है, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी। इसके अच्छे कारण है। फ्रांस और जर्मनी के लिए ये सीधा है। फ्रांस की चिंता का कारण खुफिया जानकारी में दिख रहे पैटर्न्स हैं। जर्मनी के लिए चिंताएं साइबर हमलों और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने के बार बार प्रयासों से जुड़ी है। लेकिन यूरोप में पोलैंड की स्थिति बहुत अलग है। मैं आपको एक संकेत देता हूँ। रूसी हैकर्स ने पोलैंड की रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली को हैक कर लिया, जिससे उन मार्गों पर देरी हुई जो यूक्रेन की ओर आपूर्ति ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोई सामान्य साइबर हमला नहीं था। जांचकर्ताओं ने पाया कि हैकर्स ने जानबूझकर उन क्षेत्रों को निशाना बनाया
जहां से सैन्य सामानों की नियमित रूप से आवाजाही होती है। लेकिन आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलैंड को रूसी दबाव शारीरिक, दिखने योग्य और लगातार तरीके से झेलना पड़ता है। ये कालिनिंग्राद के पास रूस के सबसे सैन्यकृत यूरोपीय क्षेत्र और दूसरी ओर बेलारूस के पास स्थित है, जो आजकल मॉस्को के लिए अग्रिम बेस जैसा है। पोलैंड अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रूस को दूर या सैद्धांतिक खतरा नहीं मान सकता। ये ऐसे पड़ोस में रहता है जहां रूस की मौजूदगी हर दिन महसूस होती है, चाहे वो खुलकर हो या गुप्त हमलों के जरिए। पोलैंड पश्चिमी आपूर्ति के यूक्रेन में जाने का मुख्य प्रवेश बिंदु भी है। लगभग सभी प्रमुख हथियारों की डिलीवरी, तोप के गोले, बख्तरबंद वाहन, रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, मानवीय सहायता यूक्रेनी क्षेत्र में पहुंचने से पहले पोलैंड से होकर गुजरती है। एक हवाई अड्डा, विशेष रूप से जेशो याशानी का हब, पूरे यूक्रेनी युद्ध प्रयास के लिए लॉजिस्टिक रीढ़ बन गया है। वार्सो के सैन्य योजनाकार मानते हैं कि इस हब के बाधित होने पर यूक्रेन की लड़ाई क्षमता तुरंत कमजोर हो जाएगी। रूस यह अच्छी तरह समझता है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में उसकी कई कार्रवाइयों का निशाना पोलैंड रहा है। मॉस्को के लिए खास तौर पर पोलैंड को कमजोर करना सिर्फ एक नाटो सदस्य को सजा देने की बात नहीं है, बल्कि यह यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने का भी एक तरीका है। तो जर्मनी को तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा और फ्रांस को हेरफेर का, लेकिन पोलैंड को कुछ अलग झेलना पड़ा। टैक्स, वो तो शुरुआत में हमला जैसा भी नहीं लगा था। पोलिश अधिकारियों ने वार्सो के मेरविल्स्का 44 शॉपिंग सेंटर में आगजनी हमले में रूसी संलिप्तता उजागर की। खैर, वो तो जुड़ा हुआ नहीं लगता है ना। असल में उस घटना का मकसद किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाना नहीं था। इसका उद्देश्य आर्थिक अव्यवस्था और नागरिकों का भरोसा डगमगाना था। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पोलिश पुलिस ने रूसी खुफिया एजेंसी के आदेश पर पोलैंड में नागरिक और लॉजिस्टिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार किया। ये लोग फ्रीलांसर नहीं थे, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे जिसका उद्देश्य देश को अस्थिर करना था। फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले पोलैंड की सीमाओं की स्थिति अलग है। यही कारण था कि दुनिया ने समझा, पोलैंड के शीर्ष जनरल ने क्यों कहा कि यूरोप अब युद्ध पूर्व युग में है। वह नाटकीय नहीं बन रहे थे, बस वही बता रहे थे जो उन्होंने और उनकी सेना ने अपनी जमीन पर देखा। पोलैंड को लगातार सीमा पर ड्रोन उल्लंघन झेलना पड़ रहा है। एक ही हफ्ते में दर्जनों ड्रोन बेलारूस से पोलैंड की हवाई सीमा में घुस आए और उनमें से कई ने ऐसे रास्ते अपनाए जो सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के ऊपर से गुजरते थे। पोलिश अधिकारियों ने इन उड़ानों को दुर्घटना नहीं बल्कि रूसी प्रयास बताया है, जिनका उद्देश्य नाटो की प्रतिक्रिया समय मापना है। पोलिश जांचकर्ताओं ने जेशो हब के पास कई जासूसी मामले उजागर किए, जिनमें जेलेंस्की की जानकारी जुटाने की कोशिशें भी थीं। यात्रा मार्ग, जब इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाता है तो वे एक बहुत स्पष्ट पैटर्न बनाते हैं। रूस ने पोलैंड को यूरोप में हाइब्रिड युद्ध का मुख्य परीक्षण स्थल बनाया है। जनरल के अनुसार रूस तोड़फोड़, साइबर ऑपरेशंस, ड्रोन और खुफिया गतिविधियों से युद्ध की तैयारी कर रहा है। चूंकि पोलैंड रूस के रास्ते में पहला नेटो देश है, इसलिए उस पर दबाव सबसे पहले आता है। इसी कारण पोलैंड के जनरल अन्य यूरोपीय सैन्य नेताओं से ज्यादा खुलकर बोलते हैं। पोलैंड रूस की कार्रवाइयों को चेतावनी, संकेत के रूप में नहीं देखता, बल्कि वह उन्हें एक बड़ी रणनीति के शुरुआती चरण के रूप में देखता है। वो तैयारी जो आमतौर पर तब होती है जब कोई देश संघर्ष बढ़ाने या क्षेत्र अस्थिर करने की सोचता है। पोलैंड पर सीधा हमला रूस के लिए एक आपदा होगी। सबसे पहले क्योंकि ये नाटो का हिस्सा है, और दूसरा कारण है पोलैंड की अपनी कार्रवाइयां। पोलैंड अपनी सेना को इतनी तेजी से मजबूत कर रहा है जैसी यूरोप में और कहीं नहीं दिखती। अब ये अपनी जीडीपी का करीब 4.7% रक्षा पर खर्च करता है, जो नाटो में सबसे ज्यादा है। देश के पास करीब 20,000 सक्रिय सैनिक है और 2035 तक इसे 30,000 करने की योजना है। ईस्ट शील्ड, पोलैंड की बेलारूस और कलिनिंग्राद सीमा पर फैली एक बड़ी रक्षा रेखा है। इस परियोजना में निगरानी प्रणालियां, किलेबंदी, एंटी ड्रोन नेटवर्क, बंकर और बाधाएं हैं जो संभावित रूसी हमले को धीमा या रोकने के लिए बनाई गई हैं। पोलैंड ने खुले तौर पर कहा है कि अगर स्थिति की मांग हुई तो वह अपनी सीमा पर लैंडमाइन का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। सिर्फ यही दिखाता है कि वार्सो मौजूदा माहौल को कितनी गंभीरता से ले रहा है। पोलैंड के लिए इनमें से कुछ भी नया नहीं है। रूस के साथ उसका रिश्ता हमेशा सदियों पुराने संघर्षों, विभाजनों, कब्जों और विश्वासघातों से बना है, और हर बार
जब भी रूस ने ताकत हासिल की है, इतिहास में पोलैंड ने सबसे पहले इसके परिणाम झेले हैं। वो ऐतिहासिक स्मृति आज पोलिश नेताओं को रूस की तोड़फोड़, जासूसी, ड्रोन लड़ाइयों और साइबर हमलों के व्यवहार को समझने में मदद करती है। वे इन्हें अलग घटनाएं नहीं मानते, बल्कि ऐसे पैटर्न देखते हैं जो रूस की आक्रामक तैयारी वाले ऐतिहासिक पलों से मेल खाते हैं। पोलैंड की रणनीति तब तक अच्छी लगती है जब तक आप सच्चाई नहीं जानते। पोलैंड रूस जैसे दैत्य का अकेले सामना करने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन किसने कहा कि वो इसे अकेले या सिर्फ नाटो के सहारे झेल रहा है? जर्मनी चिंतित, फ्रांस सतर्क और पोलैंड हाइब्रिड हमलों का सामना कर रहा है। यूरोप निर्णायक मोड़ पर है। इन देशों ने समझा कि अकेले इस चुनौती से नहीं निपटा जा सकता, इसलिए संयुक्त रणनीति बनाई गई जो अमेरिका के साथ मिलकर रूस के भविष्य के कदमों का मुकाबला करेगी। महीनों तक चेतावनी देने के बाद जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड अब सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, वे तैयारी कर रहे हैं। और इस बार उनकी तैयारी शीत युद्ध के बाद से सबसे बड़ी, तेज और समन्वित है। यूरोप अब जो बना रहा है वह अस्थायी नहीं, बल्कि रूस को जमीन, हवा, समुद्र और साइबर स्तर पर रोकने की दीर्घकालिक योजना है। इस नई रणनीति के केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो तीनों देशों को एक रक्षा नेटवर्क से जोड़ रहा है। इसे 3 स्तरीय ढाल समझिए। पहली परत पूरी तरह से आक्रामक प्रतिरोध है। अमेरिकी लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे एरो 3, जिन्हें सीधे यूरोपीय जमीन पर तैनात किया गया है। दूसरी परत है पोलैंड से भौतिक सुरक्षा, जिसमें विशाल किलेबंदी बनाना और नेटो की सबसे मजबूत थल सेना बनना शामिल है। और तीसरी परत है स्वतंत्रता। यूरोपीय अपने हथियार खुद बना रहे हैं ताकि अमेरिकी समर्थन कम होने पर तैयार रहे। मिलकर ये परतें एक ऐसा संदेश देती हैं जो यूरोप ने पहले कभी नहीं दिया था। हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम पलटवार कर सकते हैं और हम किसी की दया पर निर्भर नहीं हैं। जुलाई 2024 में अमेरिका और जर्मनी ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2026 से अमेरिका जर्मनी के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा, जो 1980 के दशक के बाद पहली बार होगा। इन प्रणालियों में डार्क ईगल हाइपरसोनिक, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और SM-6 इंटरसेप्टर शामिल है, जिससे यूरोप को रूसी क्षेत्र के अंदर हमला करने की क्षमता मिलती है। दशकों तक यूरोप ने नाटो के माध्यम से अमेरिका द्वारा प्रदान की गई परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पर मुख्य रूप से भरोसा किया, लेकिन अब वह ऐसी मजबूत पारंपरिक सैन्य ताकत बना रहा है जिसे रूस नजरअंदाज नहीं कर सकता। जर्मनी अपने आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े सैन्य पुनर्निर्माणों में से एक से गुजर रहा है। ये दशक के अंत तक रक्षा पर करीब 650 अरब यूरो खर्च कर यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाना चाहता है। यह अपनी वायु सेना को यूरोफाइटर, F-35 विमान, नई वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन रोधी सिस्टम, निगरानी तकनीक और लंबी दूरी के हथियारों से अपग्रेड कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी लिथुआनिया में एक स्थायी लड़ाकू ब्रिगेड तैनात कर रहा है, जो रूस की सीमा के ठीक पास है। ये संकेत देते हुए कि अगर रूस बाल्टिक देशों पर हमला करता है तो उसे पहले ही मिनट से जर्मनी का सामना करना पड़ेगा। पोलैंड खुद को एक किला बना रहा है, जिसे विशेषज्ञ यूरोप का सबसे बड़ा स्थल मानते हैं। सेना 2030 तक लगभग 1100 आधुनिक युद्धक टैंक तैनात करेगी, जो जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके से भी अधिक है। यह दक्षिण कोरिया से केतु, ब्लैक पैंथर, अमेरिकी एब्राम्स अपग्रेडेड लेपर्ड टैंक, रॉकेट, तोपखाना और नेटो की पैट्रियट्स, आइरिस-T, हिमार्स जैसी वायु रक्षा प्रणालियां खरीद रहा है। पोलैंड अपनी सेना के प्रशिक्षण रिजर्व बढ़ा रहा है और करीब 10,000 अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी कर रहा है, जिससे यह नाटो की रूस के खिलाफ अग्रिम पंक्ति बन गया है। फ्रांस परमाणु प्रतिरोध, वैश्विक पहुंच और स्वतंत्रता पर केंद्रित है। ये परमाणु पनडुब्बियों, मिसाइलों का आधुनिकीकरण कर रहा है, राफेल बेड़े का विस्तार और हाइपरसोनिक हथियार व ड्रोन झुंड सक्षम संस्करण तैयार कर रहा है। इसी समय फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर FCAS छठी पीढ़ी का फाइटर सिस्टम बना रहे हैं, जिससे 2040 के बाद यूरोप के पास उन्नत विमान होगा। यह साइबर रक्षा, सैटेलाइट, AI सिस्टम और एंटी ड्रोन नेटवर्क भी मजबूत कर रहा है। योजना तैयार है, बजट भी इसे सही साबित करते हैं, लेकिन याद रखिए, जब आप तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देखते हैं तो सब कुछ आकर्षक लगता है। दूसरी तरफ भी एक पहलू है। रूस के विस्तार का मुख्य आधार उसके टैंक उत्पादन का पुनरुत्थान है, जो सोवियत युग के बाद सबसे बड़ा है। 2025 में रूस हर साल करीब
400 टैंक बना रहा है, लगभग 250 से 300 T-90 M यूनिट और अन्य 150 T-80 BVM। 2022 में ये आंकड़े हैरान करने वाले थे, जब रूस सालाना केवल 60-70 टैंक ही बना पाता था। मॉस्को की असली योजना 2026-2029 में सामने आती है और आंतरिक लक्ष्य तेजी से बढ़ते हैं। बेहतर T-90 M2 रिवाक 1 की पहली खेप 2026 में आएगी, फिर 2027 में 290, 2028 में 428 और 2029 में करीब 400 टैंक बनेंगे। कुल मिलाकर 1118 उन्नत T-90 सीरीज टैंक तैयार होंगे सिर्फ 3 सालों में। और इन निकट भविष्य के लक्ष्यों के पीछे एक और भी बड़ा लक्ष्य है, 2028 तक हर साल 1000 टैंक बनाना और 2035 तक इसे बढ़ाकर सालाना 3000 टैंक तक ले जाना, जो कि वही उत्पादन है जो सोवियत संघ ने अपने चरम पर हासिल किया था। T-14 आर्माडा को छोड़कर रूस अब पुराने टैंकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है, जिससे युद्ध में हुए नुकसानों की भरपाई और रणनीतिक भंडार फिर से बनाना आसान हो गया है। मिसाइल उत्पादन में 60-70% बढ़ोतरी हुई है। अब रूस हर महीने नई इस्कंदर बैलिस्टिक, कैलिबर क्रूज और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। मॉस्को अपने 5449 परमाणु वारहेड्स का आधुनिकीकरण जारी रख रहा है, जिससे उसकी सामरिक और रणनीतिक क्षमता मजबूत बनी है। मैन पावर विस्तार भी इसी निर्माण को दर्शाता है। रूस का लक्ष्य है कि वह दशक के अंत तक अपनी सक्रिय सेना को 15 लाख सैनिकों तक पहुंचा दे। इसे 3 स्तरों में बांटा गया है, यूक्रेन की अग्रिम इकाइयां, मध्यावधि के रिजर्व और दशक के अंत में नाटो से संभावित टक्कर के लिए प्रशिक्षित रणनीतिक डिवीजन। अब आर्थिक रूप से क्रेमलिन ने खुद को युद्धकालीन संरचना में बंद कर लिया है। रक्षा खर्च जीडीपी का 7.2% हो गया, जो सोवियत युग के बाद सबसे ज्यादा है। दीर्घकालिक अनुबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि यह स्तर दशक भर स्थिर रहे। ड्रोन उत्पादन और भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में 1,40,000 ड्रोन से 2024 में 15 लाख तक और 2029 तक हर साल 20 से 30 लाख का लक्ष्य है। रूस ने 1.5 करोड़ ड्रोन ऑपरेटरों की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे सस्ते ड्रोन युद्ध में रणनीतिक बढ़त मिल रही है। इसके बाहरी आपूर्ति तंत्र इस नींव को मजबूत करते हैं। ईरान बड़े पैमाने पर शाही ड्रोन तकनीक और पुर्जे देता है। उत्तर कोरिया तोप गोले व बैलिस्टिक पुर्जे देता है। चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी व अहम सामग्री से रूस की सैन्य इंडस्ट्री को बनाए रखता है। 2028-2029 तक रूस, ईरान, उत्तर कोरिया औद्योगिक त्रिकोण पूरी तरह एकीकृत हो जाएगा, जिससे मॉस्को को प्रतिबंधों के बावजूद निर्बाध युद्ध आपूर्ति श्रृंखला मिलेगी। इन सबको मिलाकर रूस की दीर्घकालिक योजना स्पष्ट हो जाती है। 2029 तक ये उम्मीद करता है कि उसकी गोला बारूद उत्पादन क्षमता यूरोप की तुलना में दोगुनी होगी, ड्रोन उत्पादन लाखों में होगा, उसकी मिसाइल उत्पादन लाइनें पूरी तरह से स्थिर होंगी और नई टुकड़ियां पूरी तरह से प्रशिक्षित होंगी। इसी कारण जर्मनी के रक्षा मंत्री ने जनता से कहा था कि रूस 2029 तक नाटो के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है। जर्मनी ने एक युद्धकालीन योजना तैयार की है, जिसका नाम है ऑपरेशन प्लान जर्मनी। यह कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं है। जर्मनी अपनी लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को 80,000 नाटो सैनिकों को पूर्व भेजने के लिए तैयार कर रहा है। अगर रूस के साथ कभी युद्ध शुरू होता है, ये योजना लिखी जा चुकी है। इसके लिए बजट तय किया गया है और इसे मौजूदा रक्षा सुधारों में शामिल कर लिया गया है। जब जर्मनी जैसा देश, जिसने दशकों तक सैन्य चर्चा से बचाव किया, असली संघर्ष की स्थिति के लिए योजना बनाना शुरू कर देता है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ बुनियादी रूप से बदल गया है। ये बदलाव रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद शुरू हुआ। 2022 में शुरू हुई इस जंग ने यूरोपीय राजधानियों को यह मानना बंद करवा दिया कि शांति स्थायी है और अब वे बुरी स्थिति के लिए योजना बना रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अब यूरोप की अगुवाई करने वाले तीनों देशों में जबरदस्त हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। जर्मनी ने चांसलर फ्रेडरिक मेरिट्स के नेतृत्व में अपनी सैन्य नीति में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। बर्लिन ने कहा कि वह यूरोप में सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाना चाहता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जर्मनी ने 370 अरब यूरो के खरीद और आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड रक्षा अभियान मंजूर किया है।
2025 के नियमित रक्षा बजट में 86 अरब और 2022 के बाद बनाए गए एक विशेष फंड से अतिरिक्त अरबों के साथ जर्मनी लगभग 1,80,000 से बढ़ाकर करीब 2,60,000 सैनिकों तक सक्रिय कर्मियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। ये नए टैंक, बख्तरबंद वाहन, वायु रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमान खरीद रहा है, ड्रोन व अंतरिक्ष प्रणालियों में निवेश कर रहा है और सैनिकों को शहरी युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। जर्मनी के उच्च स्तरीय कमांडर चेतावनी देते हैं कि रूस अगले कुछ वर्षों में नाटो को धमकी देने के लिए तैयार हो सकता है। बर्लिन समय सीमा के चलते तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस भी आगे बढ़ रहा है, पर उसका फोकस अलग है। पेरिस रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देते हुए नाटो के साथ भी काम कर रहा है। राष्ट्रपति मैक्रो ने रक्षा को अपनी नीति के केंद्र में रखा है। फ्रांस ने सेना के लिए करीब 505 अरब यूरो आवंटित किए हैं, जिसमें पेंशन शामिल नहीं है। यह 2024 से लगभग 7% ज्यादा है। अगर हम इसकी तुलना 2017 से करें तो यह आंकड़ा लगभग 55 से 60% की वृद्धि है। तब इस रक्षा मिशन पर 327 अरब यूरो खर्च हुए थे। फ्रांस अपनी नौसेना में निवेश कर रहा है, परमाणु प्रतिरोध को बनाए और आधुनिक बना रहा है, नई पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। सैन्य खर्च से आगे फ्रांस अपनी तकनीकी निवेश को तेजी से बढ़ा रहा है। पेरिस ने 2026-2030 के सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 2025 के अंत तक 42 अरब यूरो अतिरिक्त देने का वादा किया है। फ्रांस अपनी राष्ट्रीय AI रोड मैप के तहत AI इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के लिए 100 अरब से अधिक जुटा रहा है। वह रोबोटिक्स अनुसंधान को फंडिंग देने के साथ अंतरिक्ष AI और रोबोटिक्स बजट भी बढ़ा रहा है। राजनयिक रूप से फ्रांस ने पोलैंड और जर्मनी के साथ संबंध मजबूत कर नए रक्षा समझौते और संधियां की है, जिससे यूरोप अधिक आत्मनिर्भर बने। पोलैंड, जो नेटो का एकमात्र सदस्य है जिसकी सीमा यूक्रेन और रूसी कलिनिनग्राद दोनों से लगती है, रक्षा को अस्तित्व का सवाल मानता है। पोलैंड का रक्षा बजट 2026 में लगभग 468 अरब यूरो तक पहुंच जाएगा, जो कि उसके GDP का लगभग 4.7% है। अगर पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो 2024 में रक्षा खर्च करीब 41 था GDP का और 2022 में ये लगभग 2.7 के आसपास था। ये नाटो और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोलैंड के इतिहास में रक्षा पर GDP का सबसे ऊंचा अनुपात है। पोलैंड अमेरिका से जेट, अपाचे, अब्राम्स टैंक, मिसाइलें खरीद रहा है, F-16 आधुनिक बना रहा है और F-35 का ऑर्डर दे रहा है। ये अपनी सीमाएं मजबूत कर रहा, हवाई रक्षा जोड़ रहा और नाटो के लिए सेना तैयार कर रहा है। पोलिश सरकार इसे बीमा मानती है। अगर यूरोप तैयार नहीं हुआ तो पोलैंड तुरंत खतरे में आ सकता है। तीनों देशों ने एक मजबूत रणनीतिक सहयोग को औपचारिक रूप दिया, जिसे आधुनिक वाइमर ट्रायंगल कहा जाता है, जिसे अब अक्सर वाइमर कहा जाता है। समूह ने संयुक्त बयान जारी किए और बातों से आगे बढ़कर काम किया, खतरे का साझा मूल्यांकन किया, खरीदारी का समन्वय किया और नए रक्षा समझौते किए। फ्रांस और पोलैंड ने 9 मई 2025 को रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नैन्सी संधि पर हस्ताक्षर किए। तीनों राजधानियों ने साझा समय सीमा और प्राथमिकताएं तय की और लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक समर्थन और खुफिया जानकारी को और अधिक निकटता से एकीकृत करने पर सहमति जताई। पैसा भी इस बदलाव को समर्थन देता है। अब जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड हर साल रक्षा पर 180 अरब यूरो से अधिक खर्च करते हैं। अगर हम इसकी तुलना 2020 से करें तो ये तीनों मिलकर केवल लगभग 185 अरब खर्च कर रहे थे। ये सिर्फ 5 सालों में लगभग 61% की बढ़ोतरी है। इनका खरीदारी का सिलसिला सैकड़ों अरबों तक जाता है। जर्मनी के लिए अनुमान है कि 2030 तक यह 800 अरब यूरो से भी ज्यादा हो जाएगा। इसमें स्थानीय कंपनियों को दिए गए बड़े कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं और यह गारंटी भी है कि खर्च का बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योग को समर्थन देगा। राइन मेटल और अन्य कंपनियां योजना के केंद्र में हैं। फ्रांस एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियों और परमाणु क्षमता पर खर्च कर रहा है। पोलैंड तत्काल तैयारी बढ़ाने के लिए नाटो साझेदारों से तैयार उच्च क्षमता वाले सिस्टम खरीदने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन देशों ने उपकरण खरीदने के साथ साथ लड़ने का तरीका भी बदला है।
जर्मनी ने एकीकृत कमांड और ब्रिगेड संरचनाएं बनाई हैं, साथ ही शहरी युद्ध इकाइयां व लॉजिस्टिक्स तैयार कर रहा है। फ्रांस का लक्ष्य है कि वह अभियान ब्रिगेड बनाए रखे और अपनी स्वतंत्र परमाणु और नौसैनिक स्थिति को मजबूत करे। पोलैंड एक मजबूत मोर्चे के लिए स्तरित रक्षा नेटवर्क बना रहा है, जो जमीनी बलों, वायु रक्षा और सहयोगी समर्थन को जोड़ता है। यह सब एक साझा समय रेखा द्वारा निर्धारित होता है। सैन्य योजनाकारों ने कहा कि रूसी बल 2020 के दशक के अंत तक कुछ रक्षा क्षमताएं फिर से हासिल कर सकते हैं। उस अवधि को, जिसे अक्सर 2027 से 2030 के बीच बताया जाता है, एक तात्कालिकता की भावना को जन्म देती है। यूरोपीय जनरल और रक्षा मंत्री इस पर खुलकर बात करते हैं और नाटो पूर्व की ओर अपनी सेनाएं भेजकर हवाई और नौसैनिक गश्त बढ़ाकर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सीमाओं की रक्षा के लिए नामित अभियान शुरू करके प्रतिक्रिया दे रहा है। नाटो की 2 गतिविधियां यह बदलाव दिखाती है। नाटो ने समुद्र के नीचे केबल, पाइपलाइन और बंदरगाहों की सुरक्षा हेतु बाल्टिक सेंचुरी अभियान शुरू किया। नाटो ने ईस्टर्न सेंट्री नामक तत्परता और हवाई निगरानी अभियान शुरू किया, जिसमें पूर्वी सीमा पर अधिक लड़ाकू विमान, निगरानी विमान और नौसैनिक संसाधन तैनात हुए। देश इस क्षेत्र में जेट और लड़ाकू विमानों को घुमा घुमा कर तैनात कर रहे हैं, स्थायी ठिकाने बना रहे हैं और अवरोधन तथा प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं में सुधार कर रहे हैं। इस प्रयास के असली राजनीतिक और आर्थिक नतीजे हैं। रक्षा निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारें हथियारों के लिए भुगतान करने के लिए वित्तीय नियमों को ढीला कर रही है और सार्वजनिक बहसों की दिशा बदल रही है। जर्मनी ने अपने ऋण नियंत्रण के एक हिस्से को निलंबित कर दिया ताकि राज्य सेना पर भारी खर्च कर सके। फ्रांस दीर्घकालिक उपकरण योजना बढ़ा रहा है। पोलैंड तेज खरीदारी के लिए वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। ये विकल्प राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अल्पकालिक रूप में बदल रहे हैं, क्योंकि सरकारें रक्षा को विकास और सुरक्षा का इंजन मानती है। जर्मनी की युद्ध चेतावनी यूं ही नहीं आई थी। पिछले वर्षों में देश को रूसी हस्तक्षेप झेलना पड़ा, जैसा शीत युद्ध के बाद यूरोप ने नहीं देखा था। ये बदलाव चुपचाप और अदृश्य रूप से शुरू हुआ, फिर अचानक ऐसा पैटर्न बन गया जिसे जर्मनी नजरअंदाज नहीं कर सका। यह देश के अंदर अजीब गतिविधियों से शुरू हुआ, जैसे लोग औद्योगिक क्षेत्रों में असामान्य समय पर घूमना, अज्ञात व्यक्ति पावर प्लांट्स, संचार नेटवर्क, रेलवे सिस्टम और यहाँ तक कि सरकारी इमारतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। कई महीनों तक ये घटनाएं बेतरतीब लगी, लेकिन जर्मन खुफिया एजेंसी ने इन्हें जोड़कर देखा तो पता चला कि इनमें कई लोग रूसी एजेंसियों से जुड़े हैं। जो शुरुआत में अजीब और अलग थलग मामले लग रहे थे, वे जल्दी ही जर्मनी के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का नक्शा तैयार करने की एक समन्वित कोशिश की तरह दिखने लगे। फिर अक्टूबर 2022 में पहली बड़ी चेतावनी आई, जब रेलवे सिग्नलिंग को नियंत्रित करने वाली 2 फाइबर ऑप्टिक केबल्स काट दी गईं। ये एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि 550 किलोमीटर से ज्यादा, यानी करीब 350 मील की दूरी पर थे। दोनों पर थोड़े ही समय के अंतराल में हमला हुआ और इसका असर बहुत बड़ा था। उत्तरी जर्मनी में रेल नेटवर्क कई घंटे बंद रहे, जिससे बर्लिन, हैम्बर्ग, ब्रेमन के बीच और अंतरराष्ट्रीय ट्रेनें भी प्रभावित हुईं। जर्मन अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इसे तोड़फोड़ कहा और कहा कि इसे पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया। फिर भी अधिकारियों के अनुसार अपराधियों की कभी पहचान नहीं हो पाई। हालांकि इसके पीछे विदेशी राज्य का कोई पक्का सबूत नहीं था। कुछ विश्लेषकों ने हमले की सटीकता और पैमाने को दुश्मन की खुफिया एजेंसियों के हाइब्रिड ऑपरेशन जैसा बताया। सिर्फ 2 महीने बाद एसन के पास एक और केबल काट दी गई। तब तक जर्मन सुरक्षा तंत्र जान चुका था कि ये घटनाएं इत्तेफाक नहीं थी। यह जांचने के लिए प्रयास थे कि जर्मनी बुनियादी ढांचे की तोड़फोड़ से कितनी जल्दी उबर सकता है। और फिर अब तक के सबसे खतरनाक ऑपरेशनों में से एक आया। जुलाई 2024 में यूरोप में DHL और DPD पार्सल के रूप में छुपे विस्फोटक पैकेज यात्रा करने लगे। एक लाइप्जिग एयरपोर्ट, जर्मनी, एक पोलैंड के ट्रक और एक यूके के लॉजिस्टिक्स सेंटर में फटा। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि ये पार्सल रूसी खुफिया एजेंसी से जुड़े नेटवर्क ने तैयार किए थे। उनका मकसद सिर्फ अलग अलग धमाके करना नहीं था, ये 2025 तक संभावित रूप से और भी बड़े विमानन हमलों के लिए परीक्षण थे। स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। जर्मनी के रेलवे नेटवर्क पर हमले लगातार होने लगे। रात में भूमिगत केबल पिट्स खोली गई, सिग्नलिंग लाइनों को काटा गया और हैम्बर्ग बर्लिन मार्ग की एक सुरंग में विस्फोटक उपकरण फटाया गया। इन व्यवधानों से मालगाड़ियों व यात्री ट्रेनों में देरी हुई
और जर्मनी को संघीय सुरक्षा सेवाएं बुलानी पड़ी। हर नए मामले में विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से वही कहा जो कई लोग निजी तौर पर डरते थे। ये ना तो दुर्घटनाएं थीं और ना ही शरारतें। यह योजनाबद्ध तोड़फोड़ थी जिसमें शारीरिक हमलों के साथ साइबर घुसपैठ भी हुई। जर्मन कंपनियों ने 2023-2025 में साइबर हमलों से 300 अरब यूरो से ज्यादा नुकसान का अनुमान लगाया। हवाई अड्डे, जल प्रणालियां, वित्तीय नेटवर्क और रक्षा ठेकेदार सभी निशाने पर थे। अधिकारियों ने कई हमलों को रूस से जुड़े समूहों से जोड़ा। जर्मन सुरक्षा सेवाओं ने चेताया कि रूस ने शीत युद्ध दौर के पुराने तोड़फोड़ नेटवर्क फिर से सक्रिय कर दिए हैं। एक संकट के दौरान जर्मनी को रूसी ड्रोन के अपनी सीमाओं को पार करने से भी निपटना पड़ा, जो पहले तो सिर्फ निगरानी के लिए आते थे, बाद में हथियार लेकर भी आने लगे। सुरक्षा अधिकारियों ने चेताया कि खतरा तेजी से बढ़ रहा है और देश को रक्षा सुधारों की जरूरत है। कुछ नेताओं ने अनिवार्य सैन्य सेवा फिर शुरू करने का सुझाव दिया, जिसे जर्मनी ने वर्षों से लागू नहीं किया था। इन सब ने एक बड़ी चीज बदल दी, जर्मनी की सोच। दशकों तक बर्लिन कूटनीति और सहयोग में विश्वास करता था, लेकिन हमले बढ़ने पर जर्मनी ने समझा कि रूस अब अस्थिरता फैलाने में लगा है। फ्रेडरिक मिट्ज के चांसलर बनने पर जर्मनी ने ज्यादा सख्त रुख अपनाया। इसने यूक्रेन की सैन्य सहायता बढ़ाई, सीमा सुरक्षा मजबूत की और रूसी खतरों के बावजूद लंबी दूरी की टूरिस्ट मिसाइल देने पर विचार किया। इसी समय जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड ने अपनी नई त्रिकोण रणनीतिक साझेदारी बनाई। ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, रूसी तोड़फोड़ पर नजर रखना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना और अगर हालात बिगड़े तो समन्वित रक्षा के लिए तैयारी करना शामिल था। जर्मनी की कहानी एक बात साफ कर देती है, रूस युद्ध शुरू होने का इंतजार नहीं कर रहा, वह पहले ही यूरोप में ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे देश धीरे धीरे चुपचाप कमजोर हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जर्मनी अकेला नहीं। जब बर्लिन में ये हो रहा था, फ्रांस को रूसी ऑपरेशनों का सामना करना पड़ा, जो और भी आक्रामक और स्पष्ट थे। जैसे ही हम फ्रांस बढ़ते हैं, ये पैटर्न्स अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। अगर जर्मनी को चुपचाप नेटवर्क्स और तोड़फोड़ के जरिए निशाना बनाया जा रहा था, तो फ्रांस को कहीं ज्यादा दिखने वाली चीजों का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांस में रूसी दखलंदाजी अब केवल केबल्स और सुरंगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों, मीडिया और राष्ट्रीय गर्व के प्रतीकों में भी दिखने लगी। फ्रांसीसी नेताओं ने वो बातें सार्वजनिक रूप से कही जो कई सरकारें आमतौर पर छुपा कर कहती है। एक खतरा ओलंपिक था, क्योंकि पेरिस 2024 समर गेम्स की तैयारी कर रहा था, जो शहर का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन था। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों ने रूस की कई कोशिशों को नाकाम किया। ये छोटी शरारतें या ऑनलाइन परेशानियां नहीं, बल्कि समन्वित अभियान थे जिनका मकसद फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय आयोजन क्षमता पर वैश्विक भरोसे को हिलाना था। रूस ने झूठी खबरें, फर्जी वीडियो, ओलंपिक सर्वरों पर साइबर हमले और एक्टिविस्ट दिखने वाले ऑनलाइन समूहों का इस्तेमाल कर खेलों के दौरान हिंसा, आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर डर फैलाया। आखिरकार फ्रांस को यह स्वीकारना पड़ा कि रूस इस भ्रामक सूचना के पीछे है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूरोप के पहले नेताओं में से हैं जिन्होंने रूस की आक्रामक रणनीति पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यूरोप को तैयार रहना चाहिए कि यूरोपीय धरती अब अपने आप सुरक्षित नहीं है और फ्रांस को फिर से हथियारबंद होने और अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब यूरोप में शांति की गारंटी नहीं है। पेरिस में बदलाव से यूरोप का संतुलन बदल गया। फ्रांस ने खुफिया सेवाओं को मजबूत करने, साइबर रक्षा टीम बढ़ाने, महत्वपूर्ण ढांचा सुरक्षित करने और अधिक खतरनाक विश्व की तैयारी में भारी निवेश शुरू किया। फ्रांस ने नई यूरोपीय रक्षा परियोजनाओं, संयुक्त प्रशिक्षण और सेनाओं के बीच अधिक सहयोग की पहल की। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के नए रणनीतिक त्रिकोण में फ्रांस ने खासकर रूसी दुष्प्रचार के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली में अहम भूमिका निभाई। अगर जर्मनी ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी संभाली, तो फ्रांस ने सूचना युद्ध और राजनीतिक प्रभाव के पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। संदेश स्पष्ट हो गया, रूस सिर्फ एक प्रकार की प्रणाली को निशाना नहीं बना रहा था, वो फ्रांस की पहचान, एकता और स्थिरता को ही निशाना बना रहा था। तीनों देशों ने अपनी अलग अलग भूमिकाओं के बावजूद यह समझ लिया है कि वे अकेले भविष्य के लिए तैयारी नहीं कर सकते। वे गोला बारूद उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, डेटा साझा करना और प्रशिक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ
समन्वित कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी तैनाती से स्थायी यूरोपीय ठिकानों खासकर पोलैंड में बढ़ रहा है और स्पेन, रोमानिया पोलैंड में मिसाइल रक्षा मजबूत कर रहा है। ये निगरानी विमान, लड़ाकू जेट, नौसैनिक बेड़े और परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करता है। इसे ईस्टर्न सेंट्री कहा जाता है, जो नाटो की पूर्वी सीमा पर गतिविधियों की निगरानी के लिए बना है। वास्तविक समय में यूरोप और अमेरिका जो बना रहे हैं वह सिर्फ एक सैन्य योजना नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रतिरोध नेटवर्क है जिसका उद्देश्य किसी भी रूसी हमले को जीतना असंभव बनाना है। अगर रूस पोलैंड या बाल्टिक देशों के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे मजबूत किलेबंदी, हजारों टैंक, वायु रक्षा प्रणाली और पहले से तैनात अमेरिकी इकाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो फ्रांस की परमाणु प्रतिरोध क्षमता सक्रिय हो जाती है। अगर रूस लंबी दूरी से हमला करता है तो जर्मनी और अमेरिका के इंटरसेप्टर जवाब देते हैं। अगर युद्ध लंबा चले तो यूरोप की नई फैक्ट्रियां लगातार गोला बारूद बनाती है। नाटो के लिए अब रोकथाम केवल वॉशिंगटन से किया गया एक वादा नहीं रह गया है। ये बहुस्तरीय ढाल है जिसे कई देशों ने मिलकर थामा है और अब रूस को अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। क्या वे खतरे से निपट पाएंगे या नहीं, ये समय बताएगा। ऐसी वीडियो बनाने में समस्या है जहां कई ड्रोन हमले दिखते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो वीडियो में। YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डीमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। असल में पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डीमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन स्टॉप्स या फ्रंटलाइन फुटेज विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं होते, इसलिए वीडियो पर प्रतिबंध लगता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेन वासी लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीजों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया। हमने इसे खुद बनाया है, इसलिए कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर करने की जरूरत नहीं है, हमें फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर करने की जरूरत नहीं है और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते ताकि हमें खुद को सेंसर करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापन दाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से चलाते हैं, ना कि विज्ञापनों से। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियोस भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।